इसका महत्व हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए जब कभी कलम चली हमारी तो प्रयास किया गया कि यहाँ पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, पेंशन की बात हो, और इसके अलावा सरकार की जो सोच है वो आपके सामने है। सोशल सिक्योरिटी, कोरोना आ गया था तो आपको मालूम है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश में नहीं दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया, लोगों की जान बचाई, फ्री इलाज किया, और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों को भी। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, धर्म गुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, सामाजिक संगठनों को कहा, और मेडिकल में डॉक्टर, नर्सेज सबने मिलकर, मैं समझता हूँ, उस कोविड का मुकाबला किया था। और क्योंकि कल परसों ही भारत सरकार के मंत्री जी ने वापस मैसेज दिया है कि वापस कोरोना आ सकता है, तो कल देखा आपने एक नई हलचल शुरू हो गई है देश के अंदर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो राहुल गांधी की यात्रा थी, वो यात्रा खत्म हो गई थी। उसके बाद में मुझे ही पत्र लिखा गया, देखो कोई तुक नहीं था, पूरे देश में बिना मतलब अनावश्यक इश्यू बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया अलग से, देश में पहली सरकार हमारी है जिसने घोषणा करी थी हम किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। आज अगर चौधरी चरण सिंह जी होते तो मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते हमारे बीच में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश होते वो कि राजस्थान सरकार ने किसानों का अलग बजट पेश किया है। उसी रूप में हमने उनका हम जो कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए समर्पित है। आपको शायद मालूम है कि आज हमने जो छूट दी किसानों को, 8 लाख किसानों का कुओं के अंदर बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। कुल उपभोक्ता मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। अभी तो सत्यपाल जी आए हैं, सत्यपाल मलिक जी, तो आप देखते हैं कि गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने केंद्र सरकार की खिंचाई करने में कमी नहीं रखी। ऐसा बहुत कम होता है। और किसानों की बात की इन्होंने, हमेशा जिंदगी भर किसानों की बात करी। अब कई नेता आएंगे, अभी जैन जी भी आएंगे और भी नेता आएंगे, आप सबको सुनना है। और मुझे खुशी होती कि अचानक मीटिंग आ गई दिल्ली के अंदर, AICC के अंदर, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मुझे खुशी होती कि मैं खुद रुकता आपके बीच में। आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतनी महिलाएं आई है, हमारी बहन बेटियाँ आई है, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, ये तमाम लोग चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व था, जो कर्तृत्व था उनका, उसके कारण आए हैं। इस बात का एहसास हम सबको है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारी जो सोच है, आज राजस्थान तेज गति से विकास कर रहा है। नौकरियां देने में हम कमी नहीं रख रहे हैं। देश के अंदर 1,35,000 नौकरी दे चुके हैं। 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं।
और 1 लाख की घोषणा मैंने और कर रखी है। इस प्रकार से हमारा प्रयास है सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां कैसे मिले, उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम किस प्रकार रोजगार मेले लगाएं। अभी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर लगे थे, 10,000 नौजवानों को नौकरियाँ लगी। हम चाहेंगे भरतपुर में मेला लगे, सब जगह मेले लगे, रोजगार के बड़ी बड़ी कंपनियां आएँ, सिलेक्शन ऑन द स्पॉट करें। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग चारों ओर से रोजगार की चिंता कर रहे हैं, बढ़ना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकार के साथ साथ में। महंगाई को लेकर हम चिंतित हैं, किस प्रकार से महंगाई की मार कम हो। भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा है, उसके दबाव पड़ रहा है भारत सरकार पर, क्योंकि लाखों लोग जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। महंगाई कम करे भारत सरकार, करनी पड़ेगी उनको, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। आर्थिक रूप से हम बहुत संकट में हैं अभी देश के अंदर, रोजगार मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिससे कि नई नई नौकरी मिल सके। सरकारी नौकरी पूरा जो खालिस्तान है केंद्र में भरे जाने चाहिए, ये मांगे जो है। और साथ में जैसे चौधरी साहब चाहते थे देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे, वही थीम इस यात्रा की भी है, भारत जोड़ो यात्रा की। तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो धर्म के बीच में, जाति के बीच में। आज धर्म और जातियों के बीच में जो हिंसा का माहौल है, तनाव है, और जो हालात बना रखे हैं एनडीए गवर्नमेंट ने, जुडिशरी पे दबाव, इलेक्शन कमीशन पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पे दबाव, और किसानों की कोई पूछ नहीं। 7 साल तक कितने किसान मारे गए हैं आंदोलन के अंदर। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, बिना किसान वर्गों को पूछे हुए, उनके संगठनों को पूछे हुए काले कानून पार कर दिए। और किसानों की हिम्मत देखिए आप, सतपाल जी तो खुद बोलते रहते थे उस वक्त में भी, 7 सवा साल तक सर्दी के अंदर गर्मी में बैठे रहना, उनका संघर्ष करना। हमने भी असेंबली के अंदर यहाँ पे काले कानूनों को निरस्त करके अपने कानून बनाए थे, नए कानून बनाए थे। मुझे खुशी है किसानों की लड़ाई जो थी, पूरा देश उनके साथ था, और किसानों की प्रेरणा ही चरण सिंह जी थे। उस कारण से 1 डेढ़ साल, 1.25 साल तक बैठना संभव हुआ किसानों का। आखिरी जीत किसानों की हुई, इस बात की हम सबको गर्व होना चाहिए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी स्कीमें चल रही है, आपको मालूम है, मैं वक्त नहीं लूँगा। चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, हम चाहते हैं भारत सरकार लागू करे दुनिया देश के अंदर, सबको इलाज फ्री मिले। जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू करी हमने, आज पूरा इलाज राजस्थान में फ्री मिल रहा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान में 10 लाख का बीमा हम लोगों ने कर रखा है। 5 लाख एक्सीडेंट का बीमा उसके साथ में ही है। सारा दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, आईपीडी ओपीडी फ्री। इस प्रकार की हमारी शानदार योजना है। ओपीएस लागू किया हमने कर्मचारियों के लिए, बहुत ही उसका स्वागत हुआ देश के अंदर। मानवीय दृष्टिकोण से हमने कहा कर्मचारियों को भी पेंशन की योजना जो पुरानी थी वो लागू होनी चाहिए, वो लागू हमने करी है। यहाँ पर एक के बाद एक जो हमने फैसले किए हैं वो आप सब जानते हैं। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा, सुराज गायक जी को आपने कामयाब किया था। उस वक्त भी मैं आया था आपके बीच में, और मुझे खुशी है कि आपने कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में भी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको, और विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी मैं प्रदर्शनी देखने गया था यहाँ पर, आप लोग जाके देखिएगा, झलक मिलेगी सरकार के कामों की, झलक मिलेगी। मुझे खुशी है कि वहाँ बेनिफिशियरी जो थे वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे बातचीत करी। कितनी खुशी होती है कि एक ऑपरेशन 2 लाख 3 लाख लगते हैं वो फ्री हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस प्रकार से हमने जो स्कीमें बनाई है उसका इम्पैक्ट
पूरे राजस्थान के अंदर है, गांव-गांव में ये बात पहुंची भी है। आपसे मैं आह्वान करूंगा कि हमारी चिरंजीवी योजना है उसको आप पहुँचाएँ। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना लागू करी है, देश के अंदर पहला राज्य है राजस्थान। 8 रुपये में खाना दे रहे हैं हम लोग। इंदिरा रसोई के नाम से 17 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही है संस्था को, अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ पर। उड़ान योजना शुरू करी है, 50 यूनिट फ्री करी है बिजली की। तो आज मैंने कहा आपको किसानों को मिला के 46 लाख लोगों का बिल जीरो आ रहा है। इस प्रकार से 1 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, निसज्जनों को। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली हम लोगों ने। और मैंने आपसे निवेदन करना है, गांव में अब ऐसा माहौल बन गया है, पहली बार मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के, बचपन के अंदर इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, IT का ज़माना है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, गूगल उपलब्ध हैं, मोबाइल फ़ोन है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। तो हमारे शिक्षा मंत्री थे गोविंद दोतासा जी, तब इन्होंने शुरुआत करी थी इंग्लिश स्कूलों की। आज मैं आपको कह सकता हूँ बच्चे इंग्लिश बोलने सीख रहे हैं। 5-10 साल में नक्शा बदल जाएगा। राजस्थान के बच्चे हमारे जो है देश में नहीं दुनिया में, मुल्क में, अमेरिका में, इंग्लैंड तक जाएंगे। IT बेस्ड काम सीखेंगे तो 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का पैकेज मिलते हैं उनको। खेती एक सीमा तक है, बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, रकबा घटता जाता है। अच्छी नौकरी मिलेगी तो आज एक नया एवेन्यू खुला इंग्लिश का, उसको हम और बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में कॉलेज में खोली है, 211 कॉलेज खोली है। आपके यहाँ भी खुली जिले के अंदर 211 में 94 कॉलेज लड़कियों की खोली है। कहाँ तो 250 कॉलेज 60-70 साल में खुली है। कहाँ हमने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी, 94 गर्ल्स की। और ये भी कह दिया 500 लड़कियाँ जब पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमारा निर्णय हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि स्कूटी अलग दे रहे हैं, 20,000 स्कूटी मिल रही है, देवनान योजना से अलग मिल रही है, स्कूटी मिल रही है, 11 लाख साइकिलें हमने बांटी आज तक। इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, राजस्थान कई योजना ऐसी है जो देश में कई राज्य में नहीं है। इस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर मैंने आह्वान किया आप सबको कि आप कृपया करके अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित हो। इस प्रकार की हमारी सोच है। अभी तक 70-80 हज़ार लोगों ने सुझाव भेजे हमारे पास ऑनलाइन। आप मैंने कोई भेजना है भेजिएगा। मैं चाहूँगा किसानों का बजट अलग आया, अगले बजट में हम लोग चाहेंगे युवाओं को कैसे, छात्रों को कैसे प्रेफरेंस मिले, सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। आपके सुझाव मैं चाहूँगा कि हमें मिले और आप सबकी भावनाओं को मिला करके बजट पेश हो, ये मेरी भावना है। यही बात कहता हुआ मैं आपको आह्वान करूँगा कि सरकार के जो योजनाएं हैं कृपया करके उन योजनाओं को गांव तक, गरीब तक, दलित तक, पिछड़ों तक पहुंचाएं, उनका भला हो। और यही चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने छत्तीस कौम को साथ लेकर राजनीति करी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उनके साथ में है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। गहलोत साहब, जयंत चौधरी जी भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे जननायक, आज के समारोह के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की दीन दुखी असहाय जनता, सभी धर्म जाति और आप सभी विराजे रहे। भाइयों और बहनों, आप मेरे को प्यार करते हैं ना?
तो बैठ जाओ। जयंत चौधरी जी पहुंच रहे हैं। जयंत जी चौधरी मैं माननीय गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो सौगातें दी हैं उनके लिए भरतपुर हमेशा उनका ऋणी रहेगा। कृपया करके बैठ जाइए सब लोग। अब भरतपुर की आन बान शान हमारे महाराजा सूरजमल जी का जो बलिदान दिवस है परसों, उस पर भी एक कार्यक्रम होगा और आज ये कार्यक्रम हो रहा है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को ऊपर। मेरी सारी सरदारी से आग्रह है, कृपया बैठें और किसानों के नेता, काले किसानों को कानून को वापस दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवाओं के चहेते माननीय श्री जयंत चौधरी जी पहुंच रहे हैं। हेलीपैड पर लैंड कर चुके हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर जसवीर सिंह जी को, कृपया वो आए और अपना उद्बोधन दें। मेरा सभी से आग्रह है, बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी जिंदाबाद। आइए डॉक्टर जसवीर सिंह। आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, पूर्व गवर्नर बहुत सारे राज्यों के रहे, महाराज साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष टोडेसरा जी, हमारे यहाँ के मंत्री गर्ग साहब और मंच पर बैठे त्रिलोक त्यागी जी, अजय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सारण जी, हमारी महिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश से आए हुए, राजस्थान से आए हुए हमारे बहुत सारे कांग्रेस के और लोकदल के नेता, हमारे विधायकगण, भाई मदन भैया जी, हमारे और सारे बहुत सारे चौधरी लोग आए हुए हैं। मैं सबका अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जयंत चौधरी जी और उनके साथ बहुत सारे नेता पधारने वाले हैं। आप कृपया शांति से बैठ जाएं। मैं कहना चाहता हूं, आज का दिन इस धरती पर बहुत सौभाग्य का दिन है। हम अपने महान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एक इस धरती पर ऐसे महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने एक छोटी सी किसान के घर में जन्म लेकर इस धरती के सबसे ऊंचे पद, भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानकर अपनी नई पीढ़ी को उनके जो उन्होंने काम किए किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जमींदारा खात्मा किया था। जमींदारा खात्मा करने का लाभ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीन गरीबों को, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन बांटी गई। और इसके बाद उन्होंने मंडी एक्ट लागू किया था ताकि किसान का कम से कम शोषण हो और मंडियों में जिस तरह से पहले दुर्गति होती थी किसान की, उससे बचे। और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चकबंदी की। छोटे छोटे खेत होते थे किसानों के, अलग अलग जगह पर होते थे। उन्होंने पहली बार लैंड कंसोलिडेशन के नाम पर चकबंदी लागू करके इस देश के किसान को बहुत सारी सुविधा दी। जब वो भारत सरकार में वित्त मंत्री बने, पहली बार इस देश के इतिहास में उन्होंने कृषि पर उद्योग से ज़्यादा बजट रखा था। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। वो चाहते थे कि कृषि का विकास हो, उद्योग से पहले हो, और कृषि का जो सरप्लस है वो फिर उद्योग में लगे। मुझे याद है 25,600 करोड़ रुपया पहली बार उस साल कृषि पर आवंटित किया था और उद्योग पर 25,400 करोड़। उस दिन दिल्ली के अखबारों में लिखना था कि इस चौधरी चरण सिंह ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को गांव की तरफ मोड़ दिया, यू टर्न दे दिया। वो दिन हमारे लिए सुनहरा दिन था। उस दिन के बाद दिल्ली में हिंदुस्तान का किसान किसान जी कहलाने लगा।
हिंदुस्तान के किसान को जो इज्जत उन्होंने दिल्ली में पहुंच कर दी वो कभी पहले नहीं थी। किसान जी शब्द पहली बार दिल्ली में आम आदमी हमको कहने लगा, वो मेरे आंखों देखी चश्मदीद गवाह हैं। मुझे खुशी है माननीय सतपाल जी यहाँ बैठे, मलिक साहब, त्रिलोक जी यहाँ बैठे हैं, मैं भी हूँ, हम सब लोग उसी स्कूल के ट्रेंड हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान का झंडा लेकर दिल्ली में घुस जाओ, नौजवानों अपना हक मांगो, अपना हक नहीं मांगोगे तो कोई तुम्हें नहीं देगा। आज उसी का नतीजा है कि हम जैसे लोग आज भी किसान का झंडा लेकर किसान की आवाज बुलंद करने के लिए शहर शहर और दिल्ली में घूम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने हमको हक दिया, हमको आवाज दी, बोलना सिखाया, किसान की हैसियत बढ़ाई, किसान को इज्जत दी, गांव के आदमी को वो आज वो स्थान दिया। उसका नतीजा है कि अभी पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ था, कई सौ किसान मारे गए और किसानों का जो काला कानून भारत सरकार ने पास किया था उस कानून को वापस लेना पड़ा सरकार को। ये उसी चौधरी चरण सिंह की सीख का नतीजा है। उन्होंने आगे बढ़कर हिम्मत के साथ बढ़ना सिखाया। आज मैं कहना चाहता हूं फिर नौजवानों, गांव की खुशहाली ही असली रास्ता है। चौधरी चरण सिंह एक नारा पसंद करते थे और वो नारा मैं लगाऊंगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये उनका सबसे प्रिय नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज किसान दुखी है, उसकी जिंदगी में बहुत खुशहाली भरनी है और उसी चौधरी चरण सिंह के नारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, आने वाले चंद मिनटों में आपके साथ आपके सामने वो भी अपनी बहुत आवाज बुलंद धन्यवाद करेंगे। जसवीर मैं जी। कहना चाहता हूं एक बार फिर नौजवानों, हमारे सामने चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते, उनके इरादे और उनकी बुलंदी जो वो कर गए अपने काम के जरिए से हम जैसे लोगों को सड़क पर लड़ने के लिए भेज गए। मैं और ज्यादा ना कह के नारा लगाऊंगा, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और जो उनका सबसे प्यारा नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आप लोग दूसरी लाइन बोलेंगे, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। वो तूफान हमें लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर जसवीर जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभी नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया जी, खतौली से विधायक मदन भैया जी आए और अपना उद्बोधन दें। मदन भैया जी, अभी कुछ ही क्षणों में जयंत चौधरी जी आ रहे हैं। चौधरी जयंत, जयंत चौधरी जी, जयंत चौधरी जी। चौधरी चरण सिंह जी के जन्म शती समारोह में जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। हमारे बीच जयंत चौधरी जी पधार चुके हैं। आप कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। और गिरिराज महाराज की, श्रीमती चारू चौधरी, जयंत चौधरी जी, धर्मेंद्र यादव जी, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और मैं सभी अतिथियों से आप निवेदन करूंगा कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें।
और मैं जयंत चौधरी से आग्रह करूंगा कि पुष्पांजलि करें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर और महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के संस्थापक हैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने जो है अर्पित करें। माननीय जयंत चौधरी जी, चारू जी, धर्मेंद्र यादव जी, चंद्रशेखर जी, मेरा सबसे अनुरोध है कृपया मंच पर बैठ जाएं। आप लोग जो खड़े हुए हैं, के सारण साहब बैठ जाइए, जसवीर जी बैठ जाइए, त्रिलोक जी बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, तेजपाल जी, कुमार नरेंद्र जी आप बैठ जाए कृपया। केवल वीवीआईपी जो हमारे चौधरी साहब हैं, चारू जी हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, भाइयों और बहनों, जय जवान, जय जवान। किसान एकता, युवा एकता, महिला एकता, किसान की मैं अपनी ओर से माननीय जयंत चौधरी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उनके साथ पधारी हुई हमारी श्रीमती चारू चौधरी जी का भी स्वागत करता हूं, सतपाल मलिक जी का भी स्वागत करता हूं, धर्मेंद्र यादव जी का भी स्वागत करता हूं और मंचासीन हमारे लोक दल के जो एमएलएज हैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे पड़ोसी ठाकुर तेजपाल और नरेंद्र जी का भी स्वागत करता हूं क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां भी है, इनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा और मैं अनुरोध करूंगा, सबसे पहले माननीय चौधरी कौन है? संजय लाठर जी मंच पे आ जाएं कृपया, अकेले आए प्लीज। अब मैं संतोष फौजदार जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय जयंत चौधरी जी को साफा पहनाएं और किसानों का प्रतीक हल दें। संतोष चौधरी जी पहले सतपाल मलिक साहब को देंगे। मैं अनुरोध करूंगा सतपाल जी से कृपया खड़े होकर के। संतोष फौजदार जी हमारे पूर्व गवर्नर, किसानों की आवाज। सतपाल मलिक, सतपाल मलिक, सतपाल मलिक। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा दल के विनोद गुप्ता जी, मैं अनुरोध करूंगा प्रतिभा सिंह जी से, प्रतिभा सिंह जी आए, श्रीमती चारू चौधरी जी को शॉल उड़ा करके। प्रतिभा जी से अनुरोध करूंगा श्रीमती चारू चौधरी जी को शॉल उड़ा करके और एक हल का प्रतीक और प्रतीक चिन्ह सारस भरतपुर का फेमस वो दे करके सम्मानित करें। बोरी ला रहे, उधर से ला रहे। एक शॉल, सारस प्रतीक चिन्ह और हल। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष श्री के सारण जी का स्वागत करेंगे। विनोद गुप्ता जी, संजय शुक्ला जी, हेमराज जी, धर्मेंद्र यादव जी का। जनता दल का कोई थोड़ी है, हो गया। अब मैं अनुरोध करूंगा, अच्छा, अब मैं अनुरोध करूंगा के सारण साहब से कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी का साफा पहना करके स्वागत करें। जयंत चौधरी जी का साफा पहना करके के सारण साहब।
माननीय जयंत चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भरतपुर की समस्त सरदारी की ओर से। और हल मैं स्वयं दूंगा जयंत जी को। हमारे लाडले विधायक और लोकप्रिय राज्य मंत्री अजीत चौधरी साहब को हल दे करके उनका सम्मान कर रहे हैं। कृपया समय सरदारी से अपील है, ताली बजा करके स्वागत करें, ताली बजा करके। समय सरदारी से अपील है, ताली बजा करके स्वागत करें। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को संभाले हुए युवा दलों की धड़कन, हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसान के नेता। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अजय कुमार जी एमएलए का साफा पहना करके स्वागत करें। संतोष फौजदार टीम, राजेश मित्तल टीम, अजय कुमार जी का, लोकदल के विधायक, अरे इधर दो, अजय कुमार जी। अजय कुमार जी के बाद श्री मदन भैया जी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। अजय कुमार जी के बाद मदन भैया जी। पूरी टीम से आग्रह है कि वो आए, फटाफट करे काम को। मदन कुमार जी के बाद राजपाल सिंह विधायक, अच्छा नहीं आए। श्री चंदन सिंह चौहान नहीं है, हो गया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव लोकदल के त्रिलोक त्यागी जी से, वो आए और अपना उद्बोधन दें। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, भैया बैठ लो जरा, ये जो स्टेज पे घूम रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी, चारू चौधरी जी, धर्मेंद्र यादव जी, डॉक्टर यशवीर जी, के सारन जी, अजय कुमार जी, वसीम राजा जी, डॉक्टर अजय जी, रोटा जी और नरेंद्र सिंह जी, तेजपाल सिंह जी, मदन भैया और सभी उपस्थित, चंदन चौहान जी, उपस्थित सभी नेतागण और इज्जत के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, सबसे पहले इस मीटिंग में आज मैं चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर भरतपुर के जिलाध्यक्ष, भरतपुर के विधायक, भरतपुर के सभी नेताओं को, मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी, यहाँ के विधायक, उनको बधाई देता हूं कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को भरतपुर में मनाकर यहाँ सब लोगों को बुलाने का काम किया। ये धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सब लोग किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चौधरी साहब के बारे में सतपाल मलिक जी बैठे हैं, वो हमारे सीनियर हैं। हम सब लोगों ने, डॉक्टर यशवीर हो, चौधरी चरण सिंह जी की चरणों में सबने आंख खोली है। चौधरी चरण सिंह जी ने, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो राजनीति की गंगा थी उसको गांव की गलियों में उतारने का काम किया। अरे चार साहब, ये बंद कर दो यार ये काम। जो राजनीति की गली में, जो राजनीति का, जो बड़े बड़े महानगरों में कैद थी, बड़े बड़े सेठों के यहाँ कैद थी, चौधरी चरण सिंह जी ने गांव के लड़कों को उठाकर राजनीति में लाने का काम किया। मैं जिक्र करूंगा तो मुलायम सिंह, सतपाल मलिक, नीतीश कुमार, लालू यादव, देवीलाल, कितने लोगों का नाम लूंगा। चौधरी चरण सिंह जी ने उनका हाथ पकड़कर नेता बनाने का काम किया, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने भारत की राजनीति को सुधारने का काम किया। उन्होंने बहुत काम किए। मैं एक जिक्र करूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री बने, एक मिनट, जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की, उन्होंने नाबार्ड बैंक बनाया, उन्होंने बहुत काम किए।
उनके कामों की चर्चा करूंगा तो सुभाष गर्ग जी अलग से एक सम्मेलन आयोजित करना पड़ेगा। उन्होंने इतने काम किए। पर मैं एक बात कह रहा हूं, आज एक बात आपके सामने कह रहा हूं कि तमाम नेताओं को भारत रत्न मिला है, तमाम लोगों को भारत रत्न दिया गया है, साइंटिस्टों को दिया गया, खिलाड़ियों को भी दिया गया। मैं उनका सम्मान करता हूं। पर एक बात कह रहा हूं आपसे, मैं इस सम्मेलन के द्वारा आपसे मांग करता हूं कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को ये सरकार दे और हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करो। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो उसके हकदार थे। ये मैं इस सम्मेलन में मांग करता हूं। सरकार को तुरंत घोषणा करनी चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। सुभाष जी का और उनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी पहुंचने वाले हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी को, वो आए और अपना उद्बोधन दें। संक्षिप्त उद्बोधन धर्मेंद्र यादव जी। गिरिराज महाराज की। राजस्थान के इस क्रांतिकारी सरजमी पर देश के किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई और राष्ट्रीय लोक दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय जयंत चौधरी जी, उनके साथ पधारी आदरणीय चारू चौधरी जी, मंचासीन जिनकी बातों का, जिनके विचारों का मैं कायल हो गया, संवैधानिक पद पर रहते हुए भी किसानों की बात को मजबूती से उठाने वाले आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, आदरणीय कुंवर नरेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, आदरणीय संजय लाठर जी, आदरणीय यशवीर सिंह जी, आदरणीय सभी मंचासीन हमारे सम्मानित नेतागण और राजस्थान की इस पावन धरा पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको बारंबार श्रद्धांजलि देता हूं, बारंबार नमन करता हूं। साथियों, हम सबका सौभाग्य है, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी सौभाग्य है, हमारे श्रद्धेय नेताजी का सौभाग्य है, हमारी समाजवादी विचारधारा का सौभाग्य है कि उनको स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं। आदरणीय त्यागी जी चर्चा कर रहे थे कि देश की राजनीति को धन्ना सेठों के घरों से निकाल के, देश की राजनीति को राजमहलों से निकाल के, देश की राजनीति को महानगरों से निकाल के अगर खेत और खलिहानों तक किसी ने लाने का काम किया तो उस नेता का नाम है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जहां उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों को जगाया, जहां उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर किसानों के नेतृत्व को पैदा किया, तो आज मैं कह सकता हूं, अगर इस देश के अंदर किसानों की अलग अगर लगातार जल रही है तो वो चौधरी साहब की विचारधारा की दम पर चल रही है। चौधरी साहब ने नेताजी जैसे लोग, चौधरी साहब ने आदरणीय लालू जी जैसे लोग, चौधरी साहब ने चौधरी अजीत सिंह जी जैसे लोग, आदरणीय देवीलाल जी जैसे लोग देश के तमाम इलाकों में जो छत्र बनाए, जो किसानों के मसीहा बनाए, उसी के कारण आज देश के किसान मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन भरतपुर की इस सरजमी पर मैं कहना चाहता हूं, जहां चौधरी साहब ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वहीं जयंत चौधरी जी
आपको और आदरणीय अखिलेश यादव जी को और हमारी इस युवा पीढ़ी को अभी किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। सोचो मेरे राजस्थान के किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जो घोषणा करते रहे, लगातार जिन्होंने कहा कि 2022 आते आते हम देश के किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। मेरे उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी तो अभी तक दूनी नहीं हुई है। बताओ मेरे भरतपुर के, राजस्थान के किसानों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आमदनी पूरी की है? क्या दूनी? क्या आपकी आमदनी दूनी हुई है? बताओ मेरे भरतपुर के किसानों, क्या आपकी आमदनी दूनी हुई है? और नहीं हुई है, नहीं हुई है तो किसान दिवस के अवसर पर, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर हमें और आपको संकल्प लेना है कि जब तक हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से स्वामीनाथन जी की सिफारिशें जब तक लागू नहीं होंगी, तब तक हम किसानों के बेटे चुप बैठने वाले नहीं हैं। यह संकल्प हमें और आपको लेना पड़ेगा। मेरे राजस्थान के किसान भाइयों, जहां इन्होंने किसान कानून लाके भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बर्बाद करने का प्रयास किया, वहीं मैं बधाई देना चाहता हूं देश के किसानों को। इनके आंदोलन के कारण, किसानों की ताकत के कारण भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानूनों को वापस लेना भी पड़ा है। लेकिन ये अभी हमारा संकल्प अधूरा है। हमारा संकल्प उस दिन पूरा होगा जब देश की किसानों की फसलों की लागत देश के किसान तय करेंगे, ये सरकार में बैठे लोग नहीं तय करेंगे। सदैव नेताजी कहते रहे, नेताजी ने हमेशा कहा कि कारखानों में बनी हुई चीजों, कारखानों की बनी हुई चीजों का हमेशा कारखानों के मालिकों ने अपना दाम तय किया है। हमें अपने देश के किसानों को इतने अधिकार देने हैं कि हमारे देश के किसानों की पैदावार का मूल्य देश के किसान तय करें, दिल्ली में बैठे लोग तय न कर पाए। इसलिए इस मौके पर जहां चौधरी साहब को आज श्रद्धांजलि देने का समय है, वहीं भाई जयंत चौधरी जी, आपसे अपील करूंगा, आने वाले समय में आप जैसे नेता, आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे नेता, राजस्थान के हमारे साथी सचिन जी आए हैं, ये सभी लोग मिलके, पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी मिलके देश के किसानों को जब तक पूरा न्याय न दिला दे, जब तक फसलों का मूल्य न दिला दे, जब तक किसानों को सुविधाएं न दिला दे, तब तक चैन से हमें और आपको बैठने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप सबसे अपील लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की तरह ही राजस्थान के किसान भी एकजुट होके किसानों के हित में लड़ाई लड़ेंगे, तभी जाके चौधरी साहब के सपनों को हम सब पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट जी आ गए हैं। मैं उनके अभिनंदन के लिए बुला रहा हूं संतोष फौजदार, राजेश मित्तल टीम को कि वो हल दे करके, साफा पहना करके सचिन पायलट साहब का स्वागत करें। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। मैं स्वागत करता हूं स्थानीय विधायक होने के नाते सचिन जी का कि आज वो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के अनुरोध पर वो आए हैं। मैं अपनी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व राज्यपाल, किसानों की आवाज श्री सतपाल मलिक जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो कृपया आए, कृपया माइक दें सतपाल मलिक जी को, कॉर्डलेस माइक दे दें। देखिए आपका जोश मलिक साहब को यहां लेके आ रहा है। सतपाल मलिक, कॉर्डलेस माइक पहुंच रहा है। सतपाल मलिक, कॉर्डलेस माइक।
हमारे किसानों की भविष्य की उम्मीद हेलो श्री जैन चौधरी साहब, भाई सचिन पायलट साहब, धर्मेंद्र यादव जी और अरे यार ये तो चौधरी साहब की पौधशाला के बहुत सारे लोग, ये न्यूसेंस हैं, इनको कहो बोल लेने लगे। ये इनका जयंत जी की वाइफ का क्या नाम है? हाँ हो गया, ठीक। माननीय जयंत जी, धर्मेंद्र यादव जी, सचिन पायलट जी, चारू चौधरी साहिबा और चौधरी साहब की पौधशाला के तमाम जो उनके बनाए हुए लोग हैं स्टेज पे, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं एक हफ्ते से बीमार था, लेकिन मैंने हिम्मत करके तय किया कि भरतपुर जरूर जाना, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे जाना ऐसा है जैसा गंगा स्नान करने जाना। सभी आगे से बैठ जाए, पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा है, सभी बैठ जाए भाई। जिंदगी में जो भी रहा वो चौधरी चरण सिंह जी की वजह से रहा, और मुझे इस बात का फक्र है कि उनके चरणों में बैठ के प्लीज आगे वाले सभी बैठ जाए। राजनीति करने का अवसर शायद मुझे सबसे ज्यादा मिला जितने लोग यहाँ हैं। वो मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन इंसान के और देवता के बीच की कोई चीज थी तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उनके जैसा भारतीय राजनीति में कोई हुआ नहीं। मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। वो बहुत बड़े आदमी थे, आप तो अंदाज नहीं कर सकते कि कितने बड़े आदमी थे। मैंने अरे यार, ओ भाई रुक जाओ यार, एक बार मैं शाम को उनसे मिलने जरूर जाता था, जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था तो मैं मिलने गया। उन्होंने नीचे बैठे रहते थे कालीन पे, सामने डेस्क रहती थी, उस पे लिखते रहते थे। तो मुझे देखते ही बोले कि भाई सतपाल, ये तुम्हारी माता जी बहुत कंजूस। तो मैं कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरा कुर्ता फट गया था और उसको काट के मेरा बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको। कहाँ तो वो थे और कहाँ वैसे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं कि जो इस कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए ड्रेस बदल के जाते हैं। तो चौधरी साहब ने निजी आचरण में, राजनीतिक सवालों पे, सब पे एक नए आयाम कायम किए हैं। जब ये किसानों के काले कानून आए और 4 महीने तक किसान दिल्ली में पड़े रहे, किसी ने बात नहीं की, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मुझे उस समय चौधरी चरण सिंह जी याद आए। वो कहा करते थे कि बेटा, तुम्हारे वर्गों के सवाल अगर हों तो कुछ भी छोड़ देना, उन पे कभी समझौता मत करना। मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। ये क्या जानबूझ के बिठाए हुए हैं क्या? और मैंने जाके उनको कहा कि साहब ये इतने दिनों से बैठे हैं, इनका कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं।
अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मैंने कहा आप इनको जानते नहीं हैं, ये जो सिख भाई हैं इनके तो गुरु ने अपने 4 बच्चे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जो हमारे वाले हैं ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप इनकी बात नहीं मानोगे। उस वक्त वो घमंड में थे तो उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांग के वो काले कानून वापस लिए। अब बोलना है मैं अब आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं आपका लेना चाहता हूं, सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का धरना खत्म हुआ है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई लंबी चलनी है और उस लड़ाई में कामयाबी हमारी तभी होगी जब हम एकजुट के इकट्ठा होकर रहेंगे। अभी जयंत जी आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो जोश और वलवला है, चौधरी चरण सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जयंत जी का सहयोग करना है। इनकी मदद करिए, इनके कहने पे चलिए और इनकी बात मानिए। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री रहे, युवाओं के प्रतीक श्री सचिन पायलट साहब को, वो आए अपना उद्बोधन दें। राज्यसभा में सांसद हमारे भाई जयंत चौधरी जी, आदरणीय पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक साहब, मंत्री सुभाष गर्ग जी, धर्मेंद्र यादव साहब, श्रीमती चारू चौधरी जी, मदन भैया जी, अजय कुमार जी, चंदन सिंह जी, अमर सिंह जाटव साहब, मंच पर बहुत सारे हमारे नेता आज मौजूद हैं। आज 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी की जयंती है और 120वीं जयंती है। आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जयंत जी का कि इन्होंने आज यहां पर आदरणीय स्वर्गीय चरण सिंह जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जयंत जी का बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, साथियों, ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी आपने हमारे आदरणीय सतपाल मलिक जी का भाषण सुना। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जीवन काल में एक ऐसे वर्ग के लिए संघर्ष किया जो वर्ग आज भी वंचित है, जिस वर्ग को सबकी सहायता की जरूरत है। किसान वर्ग जो जमीन में मेहनत कर कर अनाज पैदा करता है, उसकी सहायता सहयोग करने के लिए सभी लोगों को सामने आना होगा। ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच होगी। इसलिए आज मंच पर जितने सब लोग बैठे हैं वो सब किसानों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए और इस देश की उस जनता के लिए जो इस पूरे मुल्क का पेट पालती है, उन लोगों के लिए एक साथ खड़े होने का समय आ गया। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे जयंत चौधरी जी और मैं संसद में साथ रहे, स्वर्गीय अजीत सिंह जी और मैं
भारत सरकार में हम लोगों को साथ काम करने का मौका मिला और आज मैं स्वर्गीय चरण सिंह जी की जयंती पर आप सब लोगों से आवेदन करने आया हूं कि हमें उस महान आत्मा को याद करना चाहिए जिन मुद्दों को लेकर, जिन लोगों को लेकर वो आगे बढ़े थे। आज जरूरत है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और आने वाले समय में इस समाज में जो चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों का सामना करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे, हजारों लाखों किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी करी, जैन जी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुहिम को साथ दिया और अंत में केंद्र सरकार को अपना सर झुकाकर माफी मांगकर वो तीनों काले कानून वापस करने पड़े। ये इस बात को दिखाता है जब किसान एकजुट हो जाएगा, जब किसान की बात को मजबूती मिलेगी तो बड़े से बड़ी ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। आज 2 बीघे में 4 बीघे में खेती करने वाला किसान किन चुनौतियों का सामना करता है? खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की क्या दरें हो गई हैं, और ऐसे कानून बना दे जो किसान की कमर तोड़ दे। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं राजस्थान की धरती पर जो सब हमारे अतिथि बाहर से आए हैं उनका स्वागत तो करता हूं, लेकिन आप सबसे मैं विनती करना चाहता हूं कि केंद्र में बैठे लोग जो किसान विरोधी नीतियों को लागू करना चाहते हैं, चंद उद्योगपतियों की जेब भरना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश के संसाधनों को बेचने का काम किया है, चाहे हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बिजली कंपनी हो, तेल कंपनी हो, बीमा कंपनी हो, सबको औने पौने दाम पर जो बेचने का काम कर रहे हैं, इस घटनाक्रम को रोकने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो लोगों के विरोध में काम करती है उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं तमाम नौजवान साथियों का आह्वान करना चाहता हूं, जैन जी आप उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, अगर हम सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो कोई कितनी बड़ी ताकत लेकर आ जाए, लेकिन किसान के सामने उसको झुकना पड़ेगा। ये संदेश यहां से जाना चाहिए। आज हम चरण सिंह जी को याद करते हैं, उन्होंने हमेशा विचारधारा से उठकर किसान की बात की थी, नौजवान की बात की थी, किसानों को जोड़ने की बात की थी। और ये तो भरतपुर की मिट्टी है, यहाँ भरतपुर की मिट्टी में और यहाँ के पानी में एक अलग तरह का करंट है। जैन जी, ये वो भरतपुर है जहां स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। मैं उस वक्त 3 साल का था और तब से यहाँ की जनता ने, 36 कौम के लोगों ने, चारों धर्म के लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को असीम प्रेम और प्यार दिया है। इसलिए यहाँ की जनता का ऋण भरतपुर के लोगों का, भरतपुर के मतदाताओं का, यहाँ जितने नौजवान आपको दिख रहे हैं ये शायद पैदा नहीं हुए थे 1980 में, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस मिट्टी से हमारा जो लगाव है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकता। और इस लगाव की खातिर मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर आप भी लिखने हैं सदन में, सड़कों पर, हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से जूझने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है 2024 का जब चुनाव आएगा, ये जो भाजपा का गठबंधन है, अगर सब लोग उत्तर, पूर्व, दक्षिण मिलकर काम करेंगे तो केंद्र की सरकार को भी हम लोग हटाएंगे और यहाँ पर किसानों को आगे बढ़ने का मौका हमें मिलेगा। आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका राजस्थान आप आए, आपका स्वागत करना चाहता हूं और यहाँ के 36 कौम के लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे और जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा लगाना, बोला गिरिराज महाराज की। अरे भले आदमियों, इतने लोग आए बाहर से और आवाज आपकी निकल नहीं रही। बोला गिरिराज महाराज की। गर्ग साहब कहाँ हैं? गर्ग साहब बोले, आप भी नारा देना। गर्ग साहब भी बोलो, गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। अब इस नारे पर हमें अमल भी करना है। मंत्री जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और आपका असीम प्रेम और प्यार हम पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। धन्यवाद पायलट साहब।
चौधरी चरण सिंह। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं युवाओं के प्रति किसानों के नेता माननीय चौधरी जैन जी को, वो आए और अपना उद्बोधन दें। जय चौधरी, जय चौधरी। जुझारू डायनेमो नेता लड़ने वाले धर्मेंद्र यादव जी, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय युवा, यहाँ भरतपुर की पहचान को आपको याद दिलाने वाले, जो उनके परिवार ने इस मिट्टी की सेवा की, आदरणीय सचिन पायलट जी, मंचासीन लोकदल के, कांग्रेस के, गठबंधन के सभी वरिष्ठ विधायकगण, पदाधिकारी, नेता, आज आप सब इतनी संख्या में आए। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच आए, गोविंद डोटासरा जी भी उनके साथ आए, और वो अपना संदेश आपको देकर इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए अपनी बात रखकर, क्योंकि दिल्ली में उनकी बैठक थी, उनको जाना था, वहां गए, लेकिन आप सब यहीं इंतजार करते रहे। मैं समझता हूं कि अब आज क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की, उनके जन्म के 120वां वर्ष हम मना रहे हैं, 120 साल बाद, उनके देहांत के 35 साल बाद भी इतनी संख्या में इस जज्बे के साथ आकर आपने ये साबित किया कि आज भी आपके दिल में जैसे धड़कन तेज है, वैसे ही चौधरी चरण सिंह की यादें हैं, जिनको आपने सजो कर रखा है। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि ये वो तारीखें होती हैं कि गर्व के साथ आप पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देखें, समझें, पहचानें। यह आपकी ताकत थी, यह आपकी ताकत थी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद चौधरी चरण सिंह जी ने देश के राजनीति में अपना वर्चस्व बनाया और बड़े पदों को संभाला और बड़े क्रांतिकारी काम किए। ये सही बात है, आज भी ग्रामीण भारत के लिए वो एक सिर्फ किरण नहीं कह सकते, मशाल की तरह उन्होंने जो प्रकाश दिया। आज अगर झोपड़ में गरीब के घर, मजदूर के घर कोई बच्चा पैदा होता है, वो समझता है कि हमारा इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी जैसे लोग जन्म हुए, इस मिट्टी के लाल पैदा हुए, इस मिट्टी की सेवा उन्होंने की हो, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगती है कि मैं भी वो सारी संभावनाएं मेरे लिए भी उतनी ही जिंदा हैं, प्रबल हैं। आज भी जो चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था कि देश के खुशहाली का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, आज भी उस नारे की गूंज है। आज भी गली कूचे में दूर तक लोग इस बात को जानते हैं कि असल भारत जहां विराजमान है, भले ही आज भी वहां पिछड़ापन हो, गुर्बत हो, गरीबी हो, लाचारी हो, भले ही गरीब के साथ इस देश के सरकारी तंत्र की तरफ से बदतमीजियां हो, मनमानी हो, दुराचार हो, सब कुछ सहन करके भी बड़ा हिम्मत वाला है देश का गरीब किसान और मजदूर और उसका बच्चा, जो फिर खड़ा उठता है, फिर देश के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहता है। तो यह आपकी खूबी है, यह आपकी ताकत है। मैं इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं और हम सबकी इच्छा है कि समाज की आपकी शक्ति आगे और बुलंद हो। सतपाल जी ने जो बताया चौधरी साहब के जीवनी के बारे में, वो बातें बताई, शायद बहुत लोग यहां नहीं जानते हो। आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे समय में जब हम अपने वेशभूषा पे क्या कपड़े पहन रहे हैं, इस पे इतना हम लोग ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री जी की शॉलें आपने देखी होंगी, कपड़े देखे होंगे। मैं कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये भी उनकी खूबी है, लेकिन जो उन्होंने बात बताई कि देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिनका कुर्ता फटा था, उनको कोई टोकता था कि आपका कुर्ता फटा, वो कहते थे नहीं,
मेरी दादी जी को उसी कपड़े से उनके लिए बनियान बनाना है, भारतीय समाज महसूस करता है। आधुनिक भारत में नई समस्याओं के साथ, नई चुनौतियों के साथ जूझने के लिए, नए समस्याओं के साथ नए तरीके से जूझने के लिए आज भी हम चाहेंगे, ये देश की प्रबल इच्छा है कि किसी गांव के किसी गरीब के घर चौधरी चरण सिंह जैसा महान विचारक दोबारा पैदा हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसा महान विचारक दोबारा पैदा हो, सरदार पटेल जैसा विराट व्यक्तित्व दोबारा विकसित हो पाए। ये हम सब की इच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूं, यहां मुख्यमंत्री पधारे और उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बात रखी। बधाई देता हूं इस क्षेत्र के सभी सभी जनप्रतिनिधियों को जिनका इसमें योगदान रहा है। विश्वेंद्र जी हैं, हमारे पार्टी के विधायक, इसी क्षेत्र के मंत्री हैं। और ये बधाई की बात है कि मैं देखता हूं कि हर बजट में भरतपुर की अलग चर्चा होती है। भरतपुर ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है, बहुत लगाव और प्यार आपने मुझे भी दिया है, सचिन जी को दिया है, राजेश जी, आदरणीय राजेश जी पहला चुनाव इस क्षेत्र से लड़के गए, तो इसलिए हमारी जवाबदेही आपसे भी है और खुशी होती है देख करके भरतपुर जी का नाम, भरतपुर का नाम, लोहागढ़ भरतपुर का नाम हर बजट में अलग से छापा जाता है। ये भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो पहल राजस्थान सरकार ने ली है, हम मांग उत्तर प्रदेश में भी करते आए हैं और हम चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों में काम होना चाहिए। पहले तो देश में रेल का बजट अलग होता था, हम और आप जैसे लोग सदन में बैठ के चर्चा कर पाते थे। गांव में बैठा व्यक्ति जानता था कि मेरे जनपद में कौन सी नई ट्रेन, कौन सी नई सुविधा मिल सकती है और आपका एक दबाव सरकारों पे बनता था। हमारी यही इच्छा है कि उसी तरह किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए भी अलग बजट होना चाहिए और बेहद खुशी है कि राजस्थान में जो सरकार है उन्होंने पहल की है और कृषि बजट अलग से पेश किया, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजना बनती हैं जो सरकारी जाल में फंसी रह जाती हैं। वो सरकारी जाल में, मकड़े जाल में फंसे रहती हैं, जमीन पे, धरातल पे उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। जब तक आम जनमानस की निगरानी नहीं होगी, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि क्या योजना आपके लाभ के लिए बन रही हैं, आपके हितों के लिए बन रही हैं, तब तक उन योजनाओं में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है हम उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चौधरी साहब के संबंध में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, गौर करना नौजवानों, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी ने जब 15 अगस्त को भाषण दिया था लाल किले से, आजकल तो बहुत बड़े बड़े शो होते हैं, पूरी ताकत झोंकी जाती है सभाओं में, लेकिन उस भाषण को भी आप देखिएगा। आज ऐसी सरकार केंद्र में है जो लाख गलतियां कर दे लेकिन एक भी मानने को तैयार नहीं है। आज हमने देखा जब नोटबंदी हुई किसी से पूछा नहीं, अब अग्निवीर योजना लाए हैं, जितने नौजवानों की फौज है, एक नौजवान की इच्छा नहीं है इस योजना के लिए। और हम लोग जो मंच पे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, मैं ये भी वादा कर दूं, आप हमें ताकत दोगे तो 2024 में कागज के टुकड़े की तरह इस योजना को फाड़ देंगे। 4 साल की नौकरी नहीं होती। ये देश का नौजवान जो वर्दी की तरफ देखता है ताक लगाकर, जो वर्दी पहनना चाहता है, वर्दी पहनकर देश के लिए खून कुर्बान करना चाहता है, तैयार है, उसकी भावना को ठेस हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं वापस उस विषय पे आता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह जी ने भाषण दिया, आप सुनिएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे लाल किले से पे बोलते हुए ये बात स्वीकारी कि देश की बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। उन्होंने देश की बेरोजगारी पे अपनी चिंता जाहिर की और ये बात स्वीकारी कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने देश की असल जो समस्याएं थीं, जो वास्तव समाज की स्थिति थी, उस पे अपने विचार रखे, लाल किले से स्वीकारा कि देश की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए
ये देश के आदिवासी लोग, ये देश के दलित लोग, ये देश के वो किसान जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पे खेती करते हैं, ये देश के बेरोजगार लोग। आज आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो इतने बड़े पद पे बैठ के ये कहेगा कि हमें बहुत कुछ करना है। आज देश के प्रधानमंत्री वो हैं जो कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। आज ऐसे लोग हैं विराजमान जो कहते हैं कि अब तो अमृत काल आएगा, 25 साल और इंतजार करो, 25 साल और मत पूछो हमसे कोई सवाल, मत मांगो स्मार्ट सिटी कहां बनी, मत पूछो कि किसान की आय दुगनी हुई। 2022 खत्म होने को है। 2022 की बात करी थी ना कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। यहाँ किसान है, किसान के बालक हैं, किसान के घरों से आए हुए हैं। एक भी किसान हाथ खड़ा करके बता दे किसी की आय दुगनी हो। और ताज्जुब है कि सरकार ने आंकड़े प्रकाशित करने बंद कर दिए। आखिरी रिपोर्ट 2019 की निकाली गई है, उसके बाद सर्वेक्षण करना बंद कर दिया कि कितना कर्जा है किसान पर, कितनी आय है, कितनी जमीन बच रही है। अब केंद्र सरकार वो डेटा इकट्ठा ही नहीं करती। और 2019 की बात मैं आपको बता दूं, तुलना 2013 और 2019 में कर दूं। 2013 में औसतन अगर 45,000 रुपए का कर्जा प्रत्येक किसान परिवार पे था तो बढ़ के 74,000 रुपए का कर्जा हर एक किसान परिवार पे हो चुका है। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। कर्जे का भार है, किसान की लागत बढ़ रही है, खेती महंगी हो रही है, जमीन आप बढ़ा नहीं सकते हो, सरकारी भर्तियां समय पे होती नहीं, केंद्र में आप देखें तो कोई भर्ती नहीं निकल रही। ये सारी समस्याएं हैं। मैं एक मांग रखना चाहता हूं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं, जब पवित्र दिन होते हैं, जब त्योहार होते हैं, और आज चौधरी साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग संकल्प भी लें। मैं 3 बात करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से संकल्प हैं, और मैं जानता हूं कि मंचा सिंह जितने लोग हैं और आप लोग उसमें शामिल होंगे। पहले मैंने कर्जे की बात कही। आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों के माफ हुए हैं। 10 लाख करोड़। कितने बड़े बड़े पूंजीपति आपको मिलते हैं जो विदेश चले गए, भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए, भाग गए पैसा लेके। कितना आसान है, सरकारी बैंक से पैसा लो, दिखा दो कि उद्योग में लगाया, खाते से पैसा निकालो, बता दो प्रोजेक्ट फेल हो गया और दिवालिया घोषित कर दो। जब वो दिवालिया घोषित कर देता है तो उससे कोई वसूली नहीं हो पाती। किसानों के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं। और मेरा पहला संकल्प होगा कि किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और सभी राज्यों में हम कोशिश करें कि कोई बोर्ड या आयोग का गठन हो जो निरंतर देखे। अगर इस देश में 100 करोड़ लोन लेने वाले बड़े पूंजीपति का लोन माफ हो सकता है, तो 5,000 रुपए अगर किसान नहीं चुका पा रहा, गरीब नहीं चुका पा रहा, उसका लोन भी विधिवत तौर पे माफ होना चाहिए। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी, सचिन जी, जो नौजवान हैं वो नौजवान की उम्मीद समझ सकते हैं, नौजवान की भाषा समझ सकते हैं, नौजवान के सपनों को जानते हैं। आज ये देश में नौजवानों को और खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में ये बताया जाता है तुम्हें वोट देना है। हर एक नौजवान को बताया जाता है कि तुम्हारी वोट बनी कि नहीं बनी, वोट जरूर देना। जब ऐसी सभा होती है तो कार्यकर्ताओं को कहा जाता है भाई दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, लोगों को लाओ, प्रचार में जुट जाओ। लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मौके नहीं मिलते। खुशी हुई देखकर निर्मल जयपुर से चल के एक नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान आपके बीच आए। और ये मेरा दूसरा संकल्प है। संसद के इस सत्र में जो अभी चालू है, मैंने निजी विधेयक पेश किया। मेरी मांग है, सुन लीजिए, अगर देश में 21 साल में नौजवान प्रधान बन सकता है, पार्षद बन सकता है, सरकारी अधिकारी बन सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है, वोट कर सकता है, बड़े फैसले ले सकता है समाज के लिए, तो उसे विधानसभा में, विधान पालिकाओं में और देश की संसद में भी जाने का अधिकार मिलना चाहिए। आप सहमत हो?
जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष की, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी के ओर से भी समर्थन इस विषय को प्राप्त हुआ था। और हम उम्मीद करते हैं कि सदन में जब भी मसौदा तैयार होगा, आगे बढ़ेगा, तो विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं नौजवानों को सबसे बड़ा नेता हूं देश में, उन पे हम लोग दबाव बनाएंगे ताकि केंद्र सरकार भी इस नीति को आगे बढ़ाए। तीसरा संकल्प जो मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात है, वो बराबरी। जब से देश में संविधान लागू हो गया और आपकी एक एक वोट बंद गई, तो हम बराबर होने चाहिए। लेकिन आज की भी दुविधा आप देखिए कि गरीब की मां की कोख में पल रहा बच्चा और एक बड़े शहर में दूसरी परिस्थितियों में बच्चा, दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते। अभी भी वो बराबर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर नहीं है। ये देश में आरक्षण व्यवस्था है, लेकिन निजीकरण के दौर में ये सब जो जान चुके हैं कि सरकारी क्षेत्र में उतनी नौकरी, उतना रोजगार नहीं मिलने वाला, लेकिन निजी क्षेत्र में सारी व्यवस्थाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाता। आपने कभी जांच की है कि देश में जितने बड़े उद्योग हैं, जो अपर मैनेजमेंट है, जो ऊपरी तौर पे जिनके हाथ में बागडोर है, जो बड़े फैसले कंपनियों में लेते हैं, वहां कितनी महिलाएं हैं? नहीं है। कितने गांव के बच्चे हैं? नहीं है। कितने अनुसूचित जात और जनजात के बच्चे हैं? कितने पिछड़ों के बच्चे हैं? कितने किसानों के बच्चे हैं? और आप पाएंगे कि बहुत कम नौजवानों को नौकरी मिल पाती है। ये गांव के बच्चे निकलते हैं, अगर ड्राइवर बनना हो तो ड्राइवर बन जाओगे, गार्ड बनना हो तो गार्ड बन जाओगे। और अग्निवीरों के लिए भी यही भाजपा के लोग कह गए थे कि चिंता मत करो, 4 साल बाद सिक्योरिटी गार्ड की तुम्हें हम वर्दी पहना देंगे। क्या ऐसी नौकरी तुम्हें पसंद है? नौकरी में कोई खराबी नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो मेहनत करने की क्षमता है, उसे पूरी संभावनाओं का सागर आपके सामने खुला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गांव के बच्चे यहीं तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा तीसरा संकल्प है, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, मसौदा तैयार करूंगा आप सबके विचार विमर्श और सहयोग से, कि देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का गठन होना चाहिए, सामाजिक बराबरी का आयोग का गठन होना चाहिए, जो देखे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी गांव देहात के बच्चों को मिलें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। हाल में जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन लिया है, ईडब्ल्यूएस कोटा के संदर्भ में जो डिसीजन लिया है, अब 50% का कोई कोटा पे कोई कैप नहीं रह गया। विभिन्न राज्यों में 50% से भी ज्यादा कोटा मिल रहा था। हमने राजस्थान में भी देखा था, गुर्जर समाज के ओर से एक बड़ा आंदोलन यहाँ चलाया गया था, उसका समर्थन भी बहुत लोगों ने किया। लेकिन वही बताया गया कि 50% कोटा का कैप है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के हाल के डिसीजन के बाद दोबारा सामाजिक न्याय के झंडे को लेकर गांव की पगडंडी तक हमें ये नारा लेके जाना है, क्योंकि हमारी वोट बराबर है, समाज में भी बराबरी हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और एक एक नागरिक का अधिकार बनता है। मैं अपनी ये बात कहकर, मेरी मंशा कोई लंबी चौड़े भाषण देने की नहीं थी, मुझे सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मैं मानता हूं कि जो भी नेतागण आज आए हैं वो मुझसे लगाव मानते हैं इसलिए नहीं आए, वो आपसे लगाव मानते हैं, और वो चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव है, इसलिए वो खींचे चले आए हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और लोकदल के जो हमारे वरिष्ठ, हमारे जिले के 22 साल से अध्यक्ष रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कितने कमजोर क्यों ना हो, और हमारे कांग्रेस पार्टी जो राज्य सरकार चला रही है, उनके भी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत करके इस मंच को सजाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम किसान घाट से सुबह चल के आ रहे हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आए थे, मौजूद थे, और उन्होंने किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी आपको मैसेज संदेश दिया कि उनकी कमी आप महसूस मत कीजिएगा। हमारे सामाजिक न्याय और किसान गरीब की लड़ाई में वो कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे, ये उनकी बात मैं आपके बीच रखना चाहता था। और ये मैं बैठा था, मैं सुन रहा था, गिरिराज महाराज की जय बोला गया। हम तो लोक देवताओं को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अब लोग बुरा मान जाएंगे कि दाऊ जी महाराज की जय ना बोलूँ तो, या राधा रानी की जय ना बोलूँ तो।
तो ब्रज के कण कण की जय, ब्रज की जनता की जय, देश के किसान मजदूर की जय, हमारे भाईचारे की जय। धन्यवाद। धन्यवाद जैन जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्मल जी को, हमारे युवाओं के निर्मल चौधरी जी आएंगे, मेरी तरफ से पूरी सरदारी का धन्यवाद भी देंगे। निर्मल चौधरी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी। राम राम साहब, कैसे हो सब लोग? बात आजादी से पहले की है, जब उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव के अंदर एक किसानों का मसीहा, मजदूरों का मसीहा और मजदूरों की ताकत आदरणीय सम्माननीय चौधरी चरण सिंह जी का उस परिवार में, उस ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ। अपन लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए आज के दिन में, और अपन लोगों को उनसे ये सीख भी लेनी चाहिए कि वो भी एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और अपन लोगों की ताकत, किसानों की ताकत, मजदूरों की ताकत बने थे। उसी के इस समारोह के अंदर मंचासीन माननीय श्री सचिन पायलट साहब, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत भी है, देश और प्रदेश के किसान की बुलंद आवाज भी है, और इस राजस्थान की 6 करोड़ जनता की धड़कन है सचिन पायलट, जो कि किसान और जवान की आवाज हमेशा बुलंद करने का कार्य करते हैं, अपन लोगों की ताकत बनके हमेशा आगे आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के बड़े भाई जयंत चौधरी जी, जब राजस्थान विश्वविद्यालय से मैं चुनाव लड़ रहा था तो आरएलडी ने मुझे समर्थन दिया था, मेरे साथ मैदान में आके चुनाव लड़ा था। उसके लिए भी मैं बारंबार आरएलडी का धन्यवाद करूंगा, पूरे परिवार का। मंच पर विराजमान पूर्व राज्यपाल और किसानों के काले कानूनों के अंदर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आदरणीय सत्यपाल जी मलिक साहब ने कुछ दिन पहले ही मेरे पदभार कार्यक्रम में पधार के मुझे आशीर्वाद दिया था। उससे मुझे और ताकत मिली थी युवा शक्ति के लिए कार्य करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी साहब के लिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चौधरी चरण सिंह के नाम से पीठ स्थापित करवाने जा रहा हूं। क्योंकि जब कोई किसानों की लड़ाई और मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, उसके विचारों को अपन आगे बढ़ाएंगे तो युवा पीढ़ी उनके पद चिन्हों पे चल के समाज के अंदर नए आयाम पेश करेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये महाराजा सूरजमल जी की धरती पे, ये ब्रजवासियों के बीच में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। आज सभी नौजवान साथियों को ताकत मिलेगी, क्योंकि ब्रजवासी दिल के सच्चे होते हैं और बात के पक्के होते हैं। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैं लाठियां खा रहा था, प्रशासन वाले कुचलने का प्रयास कर रहे थे, तब ये ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, एक नई ताकत दी थी, जिससे मैं मजबूती से लड़ पाया और आज छात्र संघ अध्यक्ष बनके आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और प्रदेश की राजधानी के अंदर किसान कौम की युवा पीढ़ी के लिए मैं हमेशा तत्पर सेवा के अंदर खड़ा हूं। आप आइए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देश और प्रदेश से पधारे लोगों का आभार। धन्यवाद सारी समझ सरदारी का, युवाओं का, महिलाओं का, भाइयों का, बहनों का, पूरी सरदारी का।
ये प्यार, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते आपके इस प्यार, इसलिए आशीर्वाद को आजीवन ऋण के रूप में स्वीकार करते हुए भरतपुर के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। आज आपने जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, साथ ही में उत्तर प्रदेश के आए हुए सभी साथी लोगों का, लोकदल के एमएलए पदाधिकारियों का, सचिन पायलट जी का, अशोक गहलोत जी का, सतपाल मलिक जी का, गोविंद डोटासा जी का, महाराणा बिसेन जी का, प्रसादी लाल मीणा जी, रमेश मीणा जी, भजन लाल जी, हमारे मेयर जो है अभिजीत कुमार जी, और सभी कार्यकर्ताओं का, मेरी पूरी टीम का, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, कार्यकर्ता, सुभाष गर्ग जो टीम है, लोकदल कांग्रेस की जो संयुक्त टीम है जो काम कर रही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, नमस्कार। भैया नेक्स्ट साइड हो गया, ऐसे ही बहुत बढ़िया हो गया। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, हमारे राजेश मित्तल टीम, सतीश सोगरवाल टीम, संतोष फौजदार टीम, हमारे जो और कार्यकर्तागण, उन्होंने जो शानदार काम किया है, सरपंच साहिबान और जो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। सारे जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, विभाग, हमारे सरकार के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का, जिन्होंने शानदार जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय सरदारी का, जिन्होंने इस हजारों की संख्या में आकर के जो उमड़ा है शहरात, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
हेलो 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 माइक चेक हेलो